हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक जो करंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का 4th लेक्चर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इस चीज़ को आप कहते हैं विद्युत वाहक बल। ध्यान देना, विद्युत वाहक बल एक्चुअली में बल नहीं होता है, ये फोर्स नहीं है, नाम पे नहीं जाना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन शॉर्ट EMF, राइट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सेल का एक प्रॉपर्टी है। अगर सेल जो होता है ना, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, और इसी प्रॉपर्टी के जो कारण वो जो सेल होता है वो चार्ज को सर्किट में रोटेशन कर पाता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको सेल के बारे में बताता हूँ। सेल, हम गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। गैल्वेनिक सेल, इसी को वोल्टेज सेल कहते हैं, या डेनियल सेल भी इसको कहते हैं। डेनियल सेल, इसका डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। होता यूँ है कि एक आपका एक कंटेनर होता है, ध्यान से देखना, एक कंटेनर ये होता है और एक कंटेनर ये होता है, एक ये होता है कंटेनर। ध्यान से देखना, एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ZnO4, और इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। जिस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक का एक रॉड डाल दिया जाता है और इसमें कॉपर का रॉड डाल दिया जाता है। इस प्रकार से रॉड डाल दिया जाता है। दोनों सॉल्यूशंस को बाय कांटेक्ट करने के लिए इसमें यू आकार का, ध्यान से देखना, इसमें यू आकार का एक ट्यूब जो है, यू आकार का ट्यूब बोले तो नली, यू आकार का ये ट्यूब होता है। यू आकार का ट्यूब होता है, इसमें KCl भरा होता है, या KSO की पोटेशियम सल्फेट भी आप कह सकते हो, या पोटेशियम क्लोराइड भी। ये यू आकार का जो नली आप देख रहे हो ना, इस यू आकार के नली को साल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु। केमिस्ट्री में कभी पढ़े होंगे आप, तो इसको लवण सेतु कहते हैं, जो दोनों कंटेनर को कांटेक्ट में करता है। ये चीज़ होती है, ध्यान से समझिएगा। होता यूँ है कि जो जिंक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, जो कंटेनर में जो जिंक सल्फेट है ना, ये जिंक सल्फेट हो या इस कंटेनर में जो आपका कॉपर सल्फेट है, इन दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो आयन में टूट सकता है, जो अपने आयन में टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। जैसे जिंक सल्फेट जो होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है, जिंक सल्फेट इसमें आयनों में टूट जाता है, तो इस जो सॉल्यूशन है ना पूरे आयन में टूट जाता है। मतलब इसमें होता क्या है, जिंक अपना अलग हो जाता है जिंक आयन लेकर के, और सल्फेट अपना अलग हो जाता है अपने आयन को लेकर के। कॉपर सल्फेट में ही कुछ ऐसा ही होता है, इस कंटेनर में भी यही होता है। कॉपर अपने आयन को लेकर के अलग हो जाता है और सल्फेट भी अपने आयन को लेकर के अलग हो जाता है। एक दूसरा कंटेनर में घटना घटता है, सेकंड कंटेनर में एक घटना घटता है। सेकंड कंटेनर में ये हो गया घटना आपका फर्स्ट कंटेनर का। देखो समझना है, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, बस ऐसा घटना घटती है। होता यूँ है कि ये जो जिंक का जो रॉड दिख रहा है ना, जिंक का जो रॉड दिख रहा है, ध्यान से समझना, जिंक का जो रॉड दिख रहा है, ये जिंक का रॉड है, इसमें जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट होता क्या है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक जो रॉड है वो अपने आयन में डिसॉल्व हो रहा है, टूट रहा है आयन में। तो जिंक जो आपका मेटल्स होता है वह करता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वह आयन में चेंज हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, आयन में चेंज हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से ऐड कर दें, इस प्रकार से ऐड कर दें, इस प्रकार से,
तो ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वह इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ए वाले कंटेनर में आता है। और यहाँ पर भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो पहले से क्या है बेटा, कॉपर आयन है जो कि टूट चुका था। वह कॉपर आयन इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और लेने के बाद पुनः यह कॉपर एटम बन जाता है। ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में चेंज हुआ, और यह जो कॉपर आयन इसमें प्रेजेंट था वह आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वह कॉपर एटम बन जाता है। इस पूरे रिएक्शंस को आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसे केमिकल रिएक्शन वाला साइन डाल के इसको काट देते हैं, तो जिंक प्लस कॉपर आयन हो गया, और ये जिंक का 2 आयन प्लस में कॉपर, ऐसे इस प्रकार से आप ऐड करते हैं, तो ये पूरा रिएक्शंस होता है। मतलब समझिए सेल में होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के माध्यम से, अगर सर्किट आप ऐड करते हो तो ऐसा होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है ना, जो लॉस कर रहा है वह इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से इधर जाता है, इधर इस प्रकार से ऐसे जाता है। इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होती है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो समझिए कि माइनस में इतना चार्ज को लेकर के जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चार्ज को लेकर जा रहा है। तो ये जो याद रखना, कॉन्सेप्ट को समझिए, इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे इस प्रकार से रोटेट कर रही है, तो करंट इस प्रकार से रोटेट करता है, ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट रोटेशन करता है, ऐसे इस प्रकार से आपको करंट रोटेशन करता है, इसका अपोजिट करंट का जो है फ्लो होता है, इसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। तो ये जो जिसके कारण हो पाता है, यही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हम डिफिनेशन दें तो ध्यान से समझिए, पूरी बातों को आपको समझना है। इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम से आपको दिखा दूंगा। और मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ये कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ध्यान से देखना, इसमें क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें 2 रड डाल दो, आप 2 रड डाल दो इस प्रकार से। और देख सकते हैं ये जो रॉड होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जिस रड पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ना, वो आपको एनोड की तरफ वर्क करता है, एनोड की तरफ। और ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इस यहाँ पर बोलेंगे कि कॉपर वाले जो रड है वहाँ पे रिडक्शन की क्रिया हो रही है, रिडक्शंस हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो आपको कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो जाता है कैथोड और ये हो जाता है आपका एनोड। जब हम इसको बाई सिंबल दिखाते हैं तो कैथोड को हम लोग पहले लिखते हैं ऐसे, और एनोड को छोटा से ऐसे बाद में ऐसे लिखते हैं सेल के। ये होता है आपका कैथोड प्लस वाला, और ये होता है आपका एनोड माइनस वाला। इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, सेल का ये सिंबल है। यहाँ पर भी मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, इसको मैं कैथोड मान रहा हूँ, ये वाला चीज़ को मैं कैथोड मान रहा हूँ, कैथोड, और इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ एनोड। तो ध्यान देना, अगर आप दोनों को वायर से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा इधर से होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा इस प्रकार से ऐसे होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, फॉलो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन करेगा एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन जो धारा का प्रवाह होगा वह होगा, करंट का जो प्रवाह होगा वह इस प्रकार से होगा, कैथोड से एनोड की ओर होता है। धारा का मतलब क्या, धारा का प्रवाह का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होती है। जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एनोड से कैथोड की ओर, समझिए उतना माइनस चार्ज को लेकर के जाएगा, तो इधर से उतना ही प्लस ऐसे जाएगा इस प्रकार से। तो पॉजिटिव चार्ज का जो प्रवाह होता है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इधर से माइनस आ रहा है तो इधर से प्लस जाएगा। तो मान लेते हैं कि इधर से हम को क्यू आवेश को ले लेते हैं जो कि प्लस में है। क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, पुनः उसके बाद क्या करेगा, इसके माध्यम से ऐसे, फिर यहाँ पर से
ये जो बीच में देखना, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब होता यूँ है कि यहाँ से चार्ज ऐसे निकल रहा है, फॉलो कर रहा है पॉजिटिव वाला, ऐसे ऐसे। अगर ये सर्किट यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा नहीं होता, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर भरा नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि करंट का फ्लो होता है क्लोज सर्किट में। कौन सा सर्किट में, क्लोज सर्किट में होता है। और यहाँ पर तो क्लोज सर्किट होती नहीं, यहाँ से ऐसे आवेश जाता, उसके बाद क्या करता, नहीं ना, पॉसिबल नहीं ना है। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से फिर यहाँ फिर इस प्रकार से ऐसे रोटेशन करते रहता है। तो याद रखना, Q आवेश को परिपथ में शेल द्वारा एक चक्कर लगवाने में किया गया कार्य मान लेते कि W है। लेकिन अगर एकांक सेल को आवेश को अगर ले जाता तो कार्य होता है W/Q। यही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई से सूचित करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और ये होता है उसका व्यंजक फार्मूला। तो ज़रा सा दिमाग लगा करके देखो, थोड़ा सा सोचो, ध्यान देना। ये जो आपका कैथोड होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एनोड वाला को कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। ये हो जाता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, ए वाला हुआ ना पॉजिटिव टर्मिनल, ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। तो ज़रा सोचो, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इसका दो टाइप से देखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसका डायरेक्शन दो टाइप से देखा जाता है, एक तो सेल के बाहर में देखा जाता है और एक सेल के अंदर में देखा जाता है। अंदर बाहर में देखो क्या हो रहा है, बाहर में इसका डायरेक्शन जिस प्रकार से आवेश को ले जाएगा वहीं उसका डायरेक्शन होगा। बाहर में चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कैसे ले जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को। लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो जाएगा। तो सेल का डायरेक्शन अगर बाहर की बात करें, बाहर में तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर सेल के जो विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन अगर सेल के अंदर की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इसका डायरेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ध्यान से समझना। विद्युत वाहक बल, तो मैं लिख देता हूँ, विद्युत वाहक बल सेल का एक गुण होता है, सेल का एक गुण होता है जिसके कारण वह एकांक धनावेश को पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाता है, पूरे सर्किट में चक्कर लगाता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, एकांक धनावेश को, जो आपको अच्छा लगे, एकांक धनावेश को पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाने में सेल द्वारा किया गया कार्य, उस सेल द्वारा किया कार्य उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये आप समझ लें, बात को समझिएगा, सिर्फ रट्टा नहीं मानना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला हो जाएगा W/Q। आप लोग कहेंगे सर ये तो विभवांतर का भी फार्मूला होता है, W/Q विभवांतर का भी होता है। तो हाँ, विभवांतर ही है ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये नहीं ऐड करते, अगर ये आप ऐड नहीं करेंगे ना, अगर परिपथ खुला होता, परिपथ खुला का मतलब कुछ इस प्रकार से होता, ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड, और सर्किट कुछ इस प्रकार से होता,
इस प्रकार से परिपथ को खुला आप कर दो। परिपथ यदि खुला होता, ओपन सर्किट होता, तो ये जो आपका रॉड है इलेक्ट्रोड और ये वाला जो रॉड है, दोनों रॉड के बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल होगा, डिफरेंस जो पोटेंशियल होगा ना, डिफरेंस पोटेंशियल, वही डिफरेंस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से समझिएगा। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। कब? जब सर्किट ओपन हो, जब सर्किट से किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो ना करता हो, तब हम लोग कहते हैं कि वह जो सेल है, उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर है, वही विभवांतर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये समझिए, याद रखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल होता है जब सर्किट ओपन हो। याद रखना, जब सर्किट क्या हो? ओपन हो। या आप ऐसे समझ सकते हैं, इससे भी आप डिफिनेशन बना सकते हो कि एकांक आवेश को पूरे सर्किट में एक चक्कर लगाने में जो कार्य करना पड़ता है सेल के द्वारा, वह सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये चीज़ भी आप समझेंगे। सेल का डायरेक्शन अंदर की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा, और बाहर की बात करें तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। एक चीज़ और, जो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, मतलब ई, सेल का जो, ध्यान से समझना, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ध्यान से देखना, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक रॉड का प्रकृति पर, रॉड का नेचर क्या है, किस प्रकार का रॉड है, कौन से धातु का रॉड है, उस पर भी मायने रखता है, और इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पर ये डिपेंड करता है। ये प्रकृति पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कौन से जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है या कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और रॉड के नेचर्स पर कि किस प्रकार का ये दोनों रॉड है, तो रॉड के नेचर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ और होता है, ध्यान से समझना, पूरी बातों को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से समझना, ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है। कंटेनर का ए हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका कैथोड, और ये हो गया आपका एनोड। मान लेते हैं इसमें होता क्या है, भरा होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से समझिए, इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट। अगर मान लेते हैं सर्किट से अगर करंट का फ्लो अगर ना हो, सर्किट अगर ओपन हो, इस प्रकार से अगर सर्किट हो, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है लेकिन सर्किट क्या है? ओपन है, सर्किट ओपन है, मतलब करंट नहीं जा रहा। ऐसा डिफिकल्ट डायग्राम हो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। करंट का फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो ए वाला जो रॉड है जिसको आप कैथोड करें, और ए वाला जो रॉड है जिसको आप एनोड कहने वाले हैं, ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर जो होगा उसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस रॉड पर का विभव जो है 50 वोल्ट है और इस रॉड पर का विभव है 30 वोल्ट, तो अभी विभवांतर कितना का है? 20 वोल्ट का है। ये विभवांतर को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन यार ध्यान से समझेंगे, बातों को समझेंगे, हम लोग कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे। अभी तक आप लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कुछ आप देखो, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल का अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने बताया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका बताया? सेल का। फार्मूला क्या होता है? E बराबर W/Q। अगर इसका SI यूनिट पूछिए तो SI यूनिट इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलम, जिसको आप वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चीज़ को आप वोल्ट कहते हैं, ये आपको होना चाहिए। इसका बीमा भी आप निकाल लो तो कार्च का होता है डायमेंशन फार्मूला ml²T/2, और अभी इसका 80 होगा तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ml²T/3 और A−1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला भी निकल गया। तो ये सब पूछता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। फार्मूला आप याद रखना W/Q। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया, ठीक है। अब जो है सेल का एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, सेल का एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। ध्यान से देखना, क्या देखो, बात को समझो। मान लिया जाए
देखो ये कंटेनर है, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया कैथोड, ये कैथोड है और ये हो गया आपका एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इसके बीच में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ध्यान रखो। मान लेते हैं कि दोनों जो रॉड है, दोनों रॉड के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर मान लेते हैं 50 वोल्ट है। तो इसी 50 वोल्ट को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। आप जब मार्केट से सेल खरीदते हो ना तो उस पर लिखा हुआ रहता है, रीडिंग जब आप देखते हो तो 50 वोल्ट 60 वोल्ट जो भी लिखा हुआ रहता है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अगर आप इनसे वायर ऐड करके यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, इस प्रकार से मैंने बल्ब लगा दिया, इस प्रकार से ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकते हैं आप, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। समझने के लिए ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर लगा दीजिए बीच में, वोल्ट मीटर लगा दीजिए ताकि पता चले कि जो बल्ब है, बल्ब का जो दोनों सिरा है, दोनों सिरा के बीच में कितना विभवांतर जो है क्रिएट हो रहा है। ध्यान रखिए, ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर कितना था? 50 वोल्ट। अच्छा बताना, ये जो बल्ब लगाए हो, बल्ब का कुछ अपना प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? बल्ब का भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, इस बल्ब का भी कुछ अपना प्रतिरोध होगा। तो बल्ब का मान लेते हैं कि प्रतिरोध जो है, बल्ब का प्रतिरोध मान लेते हैं आप 10 ओम मान लीजिए बल्ब का प्रतिरोध। और देखिए इससे जो करंट का फ्लो कर रहा है, इससे करंट का फ्लो 2 एम्पियर का कर रहा है, मान लेते हैं 2 एम्पियर। तो अगर हम निकाल लें इसके बीच का विभवांतर, तो विभवांतर निकल जाएगा IR फार्मूला से 20 वोल्ट, 20 वोल्ट निकल जाएगा। 10 दूना के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगी ना, ऐसा मान के चलो 20 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल था, आई मीन सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस पोटेंशियल था वो कितना था? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट में से कितना बाहर खर्च हो रहा है? तो 20 वोल्ट। बाकी जो 30 वोल्ट है वह कहाँ गया? तो 30 वोल्ट जो है वह खर्च कहाँ पे हो जा रहा है? 30 वोल्ट की समाप्ति कहाँ पे हो जा रही है, ये आपको समझना है। तो ध्यान रखना, ये हो रहा है बाहर के प्रतिरोध पर इतना खर्च। सेल का एक अपना प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान से देखना, सेल का एक अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस आंतरिक प्रतिरोध पर वो खर्च कर दे रहा है 30 वोल्ट। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आंतरिक प्रतिरोध कहने का मतलब क्या? बीच में जो आपको इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ अपना एक प्रतिरोध होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ अपना एक प्रतिरोध होता है। मान लीजिए इसका प्रतिरोध है 15 ओम। अब बताओ 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसका भी होता है 30 वोल्ट हुआ ना जी, 30 वोल्ट इसका भी अपना रेसिस्टेंस हुआ। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का भी अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसको आप स्मॉल r से आप डिनोट करते हैं, स्मॉल r से आप डिनोट करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ध्यान से देखना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या? कोई अगर आपसे पूछे कि डिफाइन करो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो डिफिनेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जब ये आवेश जब है, इधर से आवेश जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे जा रही है इस प्रकार से, तो सेल के अंदर जो चार्ज के प्रवाह में जो बाधा डाला जाता है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जब इस प्रकार से ऐसे जा रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज जब जा रहा होता है तो उसके मार्ग में भी बाधाएं बहुत सारे आती है, तो सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण आती है। इस सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जो है ये आती है। तो सेल का कुछ अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेल का एक अपना रेसिस्टेंस अंदर क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। आप क्या कह सकते हो उसका? डिफाइन क्या कह सकते हो, डिफिनेशन क्या कह सकते हो इंटरनल रेसिस्टेंस का? इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या हो सकता है डिफिनेशन? तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा धारा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है। ये कोई मायने नहीं रखता है, बस आप इतना याद रखेंगे। और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही बाधाएं नहीं बनती है, ये डिफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा दे दिया ताकि आप समझ सकें। लेकिन इंटरनल जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में कुछ अलग है। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है? इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है
इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है, अंदर की जो रेसिस्टेंस है वह डिपेंड करता है, ध्यान से देखना, वो डिपेंड करता है आपको नंबर 1 ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के साइज़ पर, इलेक्ट्रोड के साइज़ पर, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली में जानते हो ज़्यादातर जो बाधाएं डालती है, जब चार्ज का फ्लो ऐसे होता है ना पॉजिटिव चार्ज का, तो उसके प्रवाह में ज़्यादातर जो बाधाएं आती है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण आती है। इसलिए डिफाइन ऐसे कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा आवेश के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न किया जाता है वह सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है, याद रखिए। तो अगर ज़रा सा सोचो कि अगर यह जो रॉड है, अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रोलाइट कम ही न पड़ेगा, इसके बीच में तो इलेक्ट्रोलाइट कम ही न रहेगा, तो उसको आराम से आवेश पार कर सकता है, आराम से पार कर सकता है ही नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, ये वो आपका है, ये वो आपका है, बीच में बहुत सारा, देखो इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब ऐसे आवेश अगर आएगा इस रास्ता से, पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस प्रकार से आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट में, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो बेचारा को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा टक्कर होगी ना, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इस पर ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इसको ज़्यादा जो है बाधाएँ उत्पन्न करेगी इसके मार्ग में। अगर एक कम रहता, अगर इसको मोटा कर देते हो तो यहाँ से आएगा आपका चार्ज, तुरंत जंप मार के यहाँ पर चला जाएगा, तो कम होगा। तो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट के साइज़ के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, सॉरी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझिए, अगर इसके साइज़ को आप बढ़ा दें, इसके साइज़ को आप बढ़ा दें तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम जाएगी, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत जो है आवेश के मार्ग में उतना बाधा नहीं डाल पाएगा इलेक्ट्रोलाइट उतना बाधा नहीं डाल पाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट की संख्या जो है वो मात्रा कम जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम जाएगी। जब यही बढ़ जाएगा ना इसका साइज़, तो बीच में इलेक्ट्रोलाइट कम पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट उस पर कम बाधाएँ डाल पाएगा, तो रेसिस्टेंस उसका कम होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस को कम करना है तो इलेक्ट्रोलाइट के साइज़ को आप बढ़ा दीजिए, ये आपका हो गया। दूसरा बात यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता बढ़ा देते हैं, सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, तब क्या हो, बढ़ा दी जाए तब क्या हो, तब इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। सांद्रता मतलब और ज़्यादा गढ़ापन कर दिया जाए, उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बढ़ा दी जाए, कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता का मतलब यही ना, इलेक्ट्रोलाइट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट और उस पर बाधाएँ डालेगी, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, अच्छा बताना, इलेक्ट्रोलाइट के साइज़ पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के साइज़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को बढ़ा दी जाएगी तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? जैसे आप इस दूरी को बढ़ाते, इसको और आगे रखते हैं, तो बीच में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी, तो क्या होगा, ये आपको इलेक्ट्रोड जब आगे घसकेगा कुछ इस प्रकार से, इलेक्ट्रोड है फिर यहाँ पर कर दोगे तो बीच में तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही उसको बाधाएँ उत्पन्न हो रही उसके मार्ग में, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बीच में बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, ध्यान से देखना। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। अगर आपको रेसिस्टेंस बढ़ाना है, इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए।
दूसरा आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता को बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा डाल दीजिए, गाढ़ापन हो जाए। और अगर बढ़ाने है तो इलेक्ट्रोड के साइज़ को कम कर दीजिए। जैसे ही कम करेंगे तो जैसे ही पतला होगा बीच में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ते चली जाएगी। समझ रहे, कुछ ऐसा आप सेंस लगा करके समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये विद्युत वाहक बल होता क्या है। एक्चुअली में बल नहीं है, एक्चुअली में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर है। विभवांतर है कब का? जब सेल से किसी भी प्रकार का कोई धारा अगर आप नहीं लेते हैं तब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस पोटेंशियल होगी, विभवांतर, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। डिफिनेशन आप कहीं से भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं या वो भी दे सकते हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है जब सेल से किसी भी प्रकार का कोई धारा न ले। तो ये चीज़ हो जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फार्मूला हो जाता है W/Q। एक चीज़ और, अब जो हम लोग सेल का जो सिंबल लेंगे, सेल का जो अब सिंबल लेंगे वो ऐसा लेंगे, ध्यान से करना। ये हो गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया सेल का नेगेटिव टर्मिनल। और सेल का एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए कुछ ऐसा सिंबल लेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर लेंगे, ये भी चलेगा। या कोई टीचर्स जो है या कोई बुक ऐसे लेता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और सेल का एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इस प्रकार से, और इसको ऐसे कर दिया और इसको इस प्रकार से अंडरग्राउंड कर दिया इस प्रकार से। ये हो गया आपका सेल, ऐसे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सेल और ये हो गया सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसको आप इस प्रकार से कवर कर देंगे तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, वो आपकी मर्जी ऊपर है। तो याद हो सकती है इतना बातें। E बराबर W/Q, फार्मूला वाला जूल प्रति कूलम, तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे वो चीज़ पर आप लोग विचार करेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। अब हम लोग का नया हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। ये हो गया आपका सेल, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको हम इस प्रकार से ऐसे अंडरग्राउंड करेंगे डॉट लाइन से, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब ध्यान से देख लो, एक बाहर में प्रतिरोधक लगा हुआ है, रेसिस्टर बाहर में प्रतिरोधक लगा हुआ है। यहाँ पे आप की लगा दीजिए, स्विच। यहाँ पर ए मीटर को भी मैंने लगाया है, ए मीटर को भी लगाया है ताकि करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेज़र कर सकूं। और ये जो आपका रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके दोनों जो सिरा है, दोनों सिरा के बीच में कितना विभवांतर क्रिएट हो रहा है इसको मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। चलो, ये हो गया आपका ए मीटर। ए मीटर हो या वोल्ट मीटर, सर्किट में इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि उस जो करंट हो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री होकर के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर हो। देखो ऐसे पॉजिटिव से एंट्री होगा, नेगेटिव से बाहर होगा। यहाँ पर अगर कुंजी को आप ऑन कर देते हैं तो करंट जाना शुरू कर देगा, इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। ये आपका सेल है। अब पूरी बात को समझिएगा, ध्यान से देखो। सेल है तो सेल का अपना कुछ विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल का मतलब समझ रहे हैं? जब सेल से किसी भी प्रकार का धारा नहीं लिया जा रहा होगा उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का कुछ डिफरेंस पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग ई बोलते हैं। चलो, ई हो गया उसका विद्युत वाहक बल, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? आर। समझिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब जरा सा दिमाग लगा करके देखेंगे तो हम लोग बगल के चित्र से चल देंगे, बगल के चित्र से। अब बगल के चित्र से चलेंगे और हम लोग करेंगे क्या, एक फार्मूला लगाएंगे पूरे सर्किट के लिए, फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर ऑल सर्किट, पूरे सर्किट के लिए हम लोग चलेंगे, पूरे सर्किट के लिए लगाएंगे ओम्स लॉ। तो आई बराबर होता है V बटा आर, आई बराबर V बटा आर, आई बराबर V बटा आर। लेकिन पूरे सर्किट के लिए चल रहे हैं तो पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? V बराबर होता है विभवांतर। तो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना विभवांतर है? याद रखो, विभवांतर कितना होगा पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो जो सेल का विभवांतर होगा, तो सेल का विभवांतर कितना है? सेल का विभवांतर क्या है?
कितना है बताओ, टोटल कितना विभवांतर है, वह ई है सेल का। सेल का विभवांतर बोलो या सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो। एक फार्मूला मैं ये भी लगाऊंगा, पूरे शेल के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो पूरे सेल के लिए लगा रहा हूँ तो पूरे शेल का विभवांतर लेना पड़ेगा। तो पूरे सेल का विभवांतर जो होगा वह ई होगा और पूरे सर्किट का वो आपका ई होगा। और आई बराबर होता है वी बट्टा आर, आर मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो अब हम पूरे सर्किट पर काम कर रहे हैं तो टोटल रेसिस्टेंस लेंगे। टोटल रेसिस्टेंस कितना है, ये जो बाहर में आप प्रतिरोधक लगाए हो इसका भी कुछ अपना प्रतिरोध होगा और यहाँ पर देखो सेल के अंदर का कुछ अपना प्रतिरोध है। तो आप पूरे सर्किट पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब बाहर वाले प्रतिरोध प्लस अंदर वाले प्रतिरोध को लेकर के चलोगे। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लोगे। अब रिवर और चलेंगे, ध्यान देना अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर रेसिस्टर। इस रेसिस्टर के लिए चल रहे हैं, रेसिस्टर का नाम अगर देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, रेसिस्टर ए बी के लिए हम चल रहे हैं। वहाँ पर ओम का नियम लगा तो आई बराबर क्या होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो इसके बीच का विभवांतर कितना क्रिएट हो रहा है, मान लेते हैं क्रिएट हो रहा है भी, अब बटा इसका प्रतिरोध कितना है आर, तो ए हो गया। यहाँ पर मैं ई क्यों लिखा था, मैं पूरे सर्किट के लिए चला था, पूरे सर्किट के लिए। तो ध्यान देना सीएल का जो विभवांतर होगा ना वही विभवांतर ना आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। जैसे सीएल का विभवांतर है 50 वोल्ट, तो यही 50 वोल्ट से पूरा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसको मिला होगा 30 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी इसको मिला होगा, 20 वोल्ट इसको मिला होगा 30 और 30 वोल्ट इसको मिला, मान लेते हैं पूरा इसका 50 वोल्ट विभवांतर है, 30 वोल्ट इसको मिला, 20 वोल्ट अंदर में खर्च हुआ। तो टोटल आप पूरे सर्किट पर काम कर रहे हैं तो टोटल लीजिएगा डिफरेंस पोटेंशियल, तो टोटल डिफरेंस पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा अब बटा टोटल रेसिस्टेंस। और अगर आप इसके लिए चढ़ रहे हैं तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर लेंगे बटा में रेसिस्टेंस इसका लेंगे। अब दोनों को अगर हम यहाँ पर से इक्वल करना चाहें तो ध्यान से देखना, यहाँ से आप निकाल सकते हो, पूरी बातों को आप समझेंगे। ऊपर वाले को अगर आप और सॉल्यूशन करते तो ज़्यादा बेटर रहता, उसको और सॉल्यूशन कीजिए। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से हो सकता है इसको और सॉल्यूशन करके इसको मानना चाहिए था हम लोग को। ध्यान देना ई बराबर क्या हो जाता, ई बराबर हो जाता आई आर प्लस आई आर, मतलब ऐसा हो जाता आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आप चाहें तो आई कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा आई आर बराबर भी, ये हो जाएगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानिए सेकंड, इसको छोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखना होगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप चलते हैं तो ई बराबर क्या था आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर है। अभी बराबर आई इंटू कैपिटल आर किसके बराबर है, भी के बराबर है, प्लस आई इंटू स्मॉल आर। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं कि जो आई आर है वह भी के बराबर है। फर्स्ट में नहीं सॉरी सेकंड में देख रहे हैं। फर्स्ट से चले थे ना, ई बराबर आई आर प्लस ये था आपका आई इंटू स्मॉल आर और आई इंटू कैपिटल आर के जगह पर मैंने भी रखा, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से आप भी का मान निकाल लेंगे, अगर आप भी का मान अगर आप निकालते हो ध्यान से देखना, तो ई माइनस ये हो जाती है, तो आपको ई माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका आई आर, ये हो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। और अगर भी का मान निकाल लेते हैं तो ई माइनस क्या हो जाएगा आई आर, ये भी हो जाएगा। तो है क्या एक्चुअली में सब है क्या, ध्यान से देखना है क्या, ध्यान देना। ये जो आपका भी दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी आपका दिखाई दे रहा है, इस भी को कहते हैं विभव पतन, इसको कहते हैं हम लोग विभव पतन कहते हैं, इसको विभव पतन कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इसको कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। विभव पतन का मतलब ये होता है कि विद्युत वाहक बल जो है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, वो विद्युत वाहक बल का कितना मान या कितना भाग जो है बाहर के प्रतिरोध पर खर्च हो रहा है, बाहर के रेसिस्टर पर कितना खर्च हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 50 वोल्ट का होता, बाहर में अगर 30 वोल्ट खर्च हो रहा है तो विभव पतन हो रहा है, विभव का पतन कितना वोल्ट हो रहा है 30 वोल्ट, तो उसका विभव पतन 30 वोल्ट बोलेंगे जो बाहर में खर्च हुआ। सेल का विद्युत वाहक बल है 50 वोल्ट, मान लो बाहर में कितना खर्च हुआ 30 वोल्ट, तो वही 30 वोल्ट को विभव पतन कह रहे हैं। देखो ना, बाहर में जो खर्च हुआ वही ना खर्च हुआ आई आर ना, बाहर के प्रतिरोध पर यही ना खर्च हुआ,
बाहर का प्रतिरोध जो लगाएं इसे यहीं पर खर्च हुआ, इसको भी बोला। ए जो है आप देख सकते हैं, ए जो है ये आपका अंदर की बात हो रही है, क्योंकि अंदर का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो अंदर की विभव है और ये बाहर का विभव है। बाहर का जो रेसिस्टर लगा हुआ है बेटा, उस रेसिस्टर पर इतना खर्च हुआ विभव, और अंदर पर इतना खर्च हुआ। जैसे मान लेते कि 50 वोल्ट का था, तो बाहर में अगर 30 वोल्ट, तो अंदर में 20 वोल्ट खर्च हुआ। तो 30 वोल्ट आई प्लस में क्या 20 वोल्ट, तब ना होगा 50 वोल्ट। तो याद रखना, तो ये भी को बोलते हैं विभव पतन, याद रखना, इसको बोलते हैं विभव पतन। लेकिन ये जो 20 वोल्ट है इसको क्या बोलेंगे, आई आर को क्या बोलेंगे? तो आई आर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ई माइनस भी हो सकता है। सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें से हम लोग हटा दे रहे हैं किसको, बाहर में जो खर्च हुआ, बाहर के रेसिस्टर पर जो खर्च हुआ उसको खर्च हम लोग सब ट्रैक कर रहे हैं, तो जो निकलेगा वो उसको बोलते हैं लॉस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग लॉस्ट बोल्ट, लुप्त बोल्ट, उसको बोलते हैं लुप्त बोल्ट। ये होता है लुप्त बोल्ट का मतलब होता है सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस पे जो खर्च होता है विभव या विभवांतर, जो भी आप बोलना है। सेल के विद्युत वाहक बल का वह मान, सेल के विद्युत वाहक बल का वह मान जो अंदर की ओर जो इंटरनल रेसिस्टेंस पे जो खर्च होता है, और जो बाहर पर खर्च होता है उसको बोलते हैं विभव पतन। इस सबको रटना नहीं है, बस लॉजिकली आप इतना समझ सकते हैं कि विभव पतन क्या हो रही है और लुप्त बोल्ट क्या हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझने लायक है, इसका नहीं कि रटेंगे हम लोग, इस सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जो हम लोग को जो विभवांतर इंटरनल रेसिस्टेंस पे जो खर्च हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जो हम लोग को लॉस हुआ उसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट, और जो बाहर पर जो विभवांतर खर्च हुआ उसको बोलेंगे हम लोग विभव पतन। ये आप याद रखें। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों का समूहन पढ़ेंगे। सेलों का समूहन 3 टाइप से होता है, सीरीज ग्रुपिंग होता है, ये सबसे भी क्वेश्चन करता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, और एक होता है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो ये सब को अब हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, और ये सब पढ़ेंगे। तो एक फार्मूला लगाएंगे, आई बराबर भी बटा आर नहीं, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेसिस्टेंस लगाएंगे। ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, ये वाला का। आई बराबर ये भी बटा आर का मतलब यही विभवांतरे है बेटा, ये भी विभवांतरे है, लेकिन उस वक्त का विभवांतर है जब सेल से किसी भी प्रकार का कोई धारा नहीं लिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल, उसका एक अलग सा नाम हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई हो गया टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस का मतलब सेल का कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तथा बाहर में जो रेसिस्टर लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस, तो ये हो जा रही है टोटल बातें। तो ये भी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।